वी वर डिस्कसिंग बेंथम्स. सो बेंथम के हिसाब से सब जो लॉ है वो 8, उसके 8 डिफरेंट एस्पेक्ट होने चाहिए. वो 8 डिफरेंट एस्पेक्ट क्या है? पहला तो सोर्स ऑफ लॉ, मतलब कि what is the source of law? It is the will of the sovereign which may consist of laws made by him or permitting laws made by the former sovereign. तो 8 एस्पेक्ट जो है लॉ के वो होने चाहिए. व्हाट इज द सोर्स ऑफ लॉ? तो सोर्स ऑफ लॉ वुड बी sovereign और द स्टेट एज पर बेंथम. सेकंड, सब्जेक्ट. कौन लोग होंगे जिन पे वो लॉ अप्लाई करेगा? ठीक है, तो व्हाट आर दी सब्जेक्ट्स जो होंगे? हु, मे बी पर्सन्स और थिंग्स, किस पे अप्लाई करेगा? सेकेंड हो गया. थर्ड वुड बी ऑब्जेक्ट, मीन्स एक्ट्स, सिचुएशन और फोरबियरेंसेस, कि ये ऑब्जेक्ट क्या होगा उस लॉ का, क्या एक्ट है, क्या सिचुएशंस पे होंगी, क्या फोरबियरेंसेस होंगे. नेक्स्ट, एक्सटेंट. वो जो लॉ है वो किस जुरिस्डिक्शन तक अप्लाई करेगा, किस लैंड तक अप्लाई करेगा, लोकल लॉ होगा या स्पेशल लॉ होगा. तो ये हो गया एक्सटेंट. नेक्स्ट हो गया फिफ्थ इज एस्पेक्ट, मे बी डायरेक्टिव और सैंक्शनल. एस्पेक्ट क्या होगा? या डायरेक्ट वो वर्क करेगा या किसी सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो होगी उसके थ्रू वर्क करेगा. जैसे कि कमांड. कमांड इज द वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ विल ऑफ द सॉवरेन, कि वो कमांड करेगा. तो जो कमांड सॉवरेन देगा वो एक तरीके का एस्पेक्ट होगा लॉ का, कि सॉवरेन ने कोई कमांड दे दी है दैट यू हैव टू फॉलो इट. तो दैट वो एक एस्पेक्ट होगा लॉ को डिक्लेयर करने का. सो कमांड एक तरीके का एस्पेक्ट होगा जो सॉवरेन डिक्लेयर करेगी अपने, किसके लिए? ऑब्जेक्ट के लिए, जो पर्सन्स हैं जो उसको फॉलो करेंगे, जो उसका ओबीडियंस करेंगे. नेक्स्ट इज फोर्स और सैंक्शन. इट इज फॉर द रेगुलेशन ऑफ कंडक्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, कि अगर सॉवरेन ने कोई कमांड दिया है, अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपके अगेंस्ट फोर्स और सैंक्शंस का यूज किया जाएगा. तो इसलिए आपका फोर्स और सैंक्शन जरूरी है. अब रेमेडियल स्टेट appendages in order to stop evil and evil. So what are the remedial के लिए आपका रिहेबिलिटेशन हो सकता है. ठीक है, और रेमेडियल जो स्टेट अपेंडेजेस का मतलब है कि जिस तरीके से कोर्ट है, कोर्ट में आपको किसी आपके राइट के वायलेशन की या किसी भी चीज की रेमेडी प्रोवाइड हो सकती है. तो ये भी जो है एक तरीके से जो 8 फॉर्म्स हैं कि लॉ को किस तरीके से ट्रीट करेंगे वो उस 8 फॉर्म में आएगा. कि ऑफकोर्स आपको एक रेमेडियल जो व्हाट वी कैन से दैट यू रेमेडियल अपेंडेजेस की भी जरूरत पड़ेगी जब आप लॉ की बात करेंगे. तो जब आपके अगेंस्ट सैंक्शन हो सकते हैं तो ऑफ कोर्स आपको कहीं तो ऐसी कोई जगह जरूरी की जरूरत पड़ेगी जहां पे आप अपनी बातों को भी रख पाएंगे. तो वो रेमेडियल एक्सप्रेशन. नेक्स्ट एक्सप्रेशन, वेयर एक्सप्रेशन ऑफ लॉ इज इनकम्प्लीट, देयर देन द जज में रीसेट टू लिबरल इंटरप्रिटेशन. समझ रहे हैं आप? then the judge may resort to liberal interpretation. तो ये यहाँ पे एक्सप्रेशन की बात कही है कि जहाँ पे लॉ इनकम्प्लीट है वहां पे ये एक्सप्रेशन जज जो है अपना लिबरल इंटरप्रिटेशन उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में करके अपना जो रीजन और असर्शन है वो दे सकता है एक पर्टिकुलर थिंग के बारे में. इसीलिए कोडिफाइड लॉ को जो है प्रिफर किया है और यही यही रीजन है कि बेंथम ने कहा था कि लॉ कंप्लीट होना चाहिए सिर्फ एक्सप्रेशन में नहीं, डिजाइन में भी, जिससे कि जज को अपने एक्सप्रेशन के तौर पे उसका लिबरल इंटरप्रिटेशन ना करना पड़े. तो ये है 8 तरीके के एस्पेक्ट जिनके हिसाब से बेंथम ने लॉ को डिटरमाइन किया है, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपका लॉ का सोर्स क्या होगा, लॉ के ऑब्जेक्ट क्या होंगे, ठीक है, किस पे लागू होगा लॉ, और अगर आप व्हाट आर दी अगर आप सॉवरेन का कमांड जो कि वन ऑफ द एस्पेक्ट्स है, अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपके लिए सैंक्शंस और फोर्स का यूज किया जाएगा. अगर आपके अगेंस्ट सैंक्शंस और फोर्स का यूज किया जाता है तो उसके लिए आपके पास रेमेडी कहाँ है, रेमेडियल स्टेट अपेंडेजेस के. तो ये बेसिकली ये जो 4 है ना, यही बहुत इंपॉर्टेंट आपका डिफ्रेंसिएशन है, एस्पेक्ट्स हैं लॉ को ट्रीट करने का.
अब एक जब भी आप हमें बेंथम की बात करेंगे या बेंथम के बारे में पढ़ेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है उसका बेंथम यूटिलिटेरियनिज्म, जिसे हम बेंथमाइट यूटिलिटेरियनिज्म भी कहते हैं। क्या है वो बेंथम यूटिलिटेरियनिज्म? पहले तो यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब आपको पता होगा। यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब होता है मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर द मैक्सिमम पीपल। इसे हम कहते हैं यूटिलिटेरियनिज्म। मतलब ज्यादा लोगों में ज्यादा अच्छी चीजें, अच्छी बातें, खुशियां डिस्ट्रीब्यूट करना। तो बेंथम ने भी अपनी थ्योरी को इसी से कनेक्ट किया। उसने कहा फंक्शन ऑफ लॉ इज टू इमेंसिपेट individual from the bondage and restrain upon his freedom। तो लॉ का जो काम है बेंथम के हिसाब से वो इंडिविजुअल को उस बॉन्डेज से रिलीज करना है जो कि उसकी फ्रीडम पे रिस्ट्रेन लगाती है। ठीक है। इसी वजह से जो बेंथम ने जो इकोनॉमिक थ्योरी है लेजर स्फेयर आपको मतलब है कि देयर इज नो इंटरवेंशन ऑफ स्टेट इन इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द सिटीजंस। ये होता है लेजर स्फेयर स्टेट। लेजर स्फेयर स्टेट का मतलब है जहां पर स्टेट के द्वारा जो इकोनॉमिक अफेयर ऑफ द सिटीजन है, इंडिविजुअल्स है, उसमें मिनिमम और जीरो इंटरफेरेंस। इसीलिए बेंथम ने जो आपका इकोनॉमिक प्रिंसिपल ऑफ लेजर स्फेयर है इसको सपोर्ट किया था, विच मेंट मिनिमम ऑफ कोर्स मिनिमम इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट इन द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ इंडिविजुअल। बेंथम propounded the principle of utilitarianism। उसके हिसाब से लेजिस्लेचर जो है उसका राइट एम जो है वो है जस्ट टू कैरिंग out the principles of utility। Means just to carrying out the principle of utility means to provide greatest happiness to the greatest numbers। मतलब लेजिस्लेचर जो है उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी को बढ़ाए, मतलब कि ग्रेटेस्ट जो हैप्पीनेस है वो ग्रेटेस्ट नंबर तक पहुंचाए। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। इसे कहते हैं बेंथमाइट यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी। ठीक है। एज पर बेंथम हर जो गुड और बैड होता है उसके जो है कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं। गुड और बैड के कंसिक्वेंसेस हमेशा रिजल्ट, गुड एंड बैड का जो कंसिक्वेंसेस होते हैं वो हमेशा होता है हैप्पीनेस एंड पेन। तो मेन जो ऑब्जेक्टिव था बेंथम की थ्योरी का वो ये था जस्ट टू प्रोवाइड ग्रेटर हैप्पीनेस एंड मिनिमाइज द पेन। तभी उसने कहा ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। एज पर बेंथम he says that the nature has placed mankind under the governance of two sovereign masters। first is pleasure and second is pain। तो लेजिस्लेचर का ये काम बनता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हैप्पीनेस को बढ़ाए मैक्सिमम नंबर्स में और पेन को कम करे। ठीक है। तो यही है वजह जब हम बेंथम की थ्योरी को, ये इस थ्योरी को हम कहते हैं यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय द बेंथम। और बेंथम ने जो इस जो मेजर किया है हैप्पीनेस और पेन को, उसका एक उसने मतलब इट्स जस्ट अ हाइपोथेटिकल ऑफ कोर्स, हाउ कैन समवन यू नो कैन प्रिडिक्ट that how happy you are, how sad you are। So he has just created a fictitious thing, hypothetical weapon, you can say, it's not, we cannot call it weapon, a thing to measure the happiness and pain, that is called as hedonistic calculus। So he termed that instrument, we can say, is instrument to measure the pain and happiness is hedonistic calculus। why I am telling you this, because sometimes in competitive examination ये छोटी छोटी बातें आपसे पूछ ली जाती हैं। तो हिडोनिस्टिक कैलकुलस उसने कहा कि ये जो हिडोनिस्टिक कैलकुलस है ये डिसाइड करेगा कि आपकी व्यक्ति कितना खुश है और कितना दुखी। तो बहुत सारे लोगों ने, जो फ्राइडमैन है आपके, फ्राइडमैन ने क्रिटिसाइज किया है बेंथम को बहुत सारे पॉइंट पे। फर्स्ट पॉइंट तो यही है जो मैंने आपको बताया कि आप कैसे हिडोनिस्टिक कैलकुलस को डिस्क्राइब करेंगे और कैसे हिडोनिस्टिक कैलकुलस के थ्रू आप जो है प्लेजर और पेन को मेजर कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट बेंथम। दो
In next session, we'll start with John Austin, our second thinker of analytical school, that is also known as imperative school, is John Austin. We'll discuss about John Austin in next session. Thank you.